गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो आप यह वीडियो देखिए, पसंद आए तो आप हमसे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम चर्चा करेंगे ज्यामिति। मैथ का ही एक ब्रांच, गणित का ही एक ब्रांच है ज्यामिति, जिसमें हम लोग बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसे ज्यामिति आकारों के गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए हम बिंदु से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिंदु से। क्या है? इट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन। किसी भी स्थिति का ज्ञान कराता है बिंदु। इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, या बिंदु कहलाता है। इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बिंदु यानी पॉइंट। जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं, यानी पॉइंट्स का समुच्चय तैयार कर लेते हैं, बिंदुओं का एक समुच्चय तैयार कर लेते हैं, तो हम रेखा का निर्माण करते हैं। रेखा सीधी रेखा हो सकती है या वक्र रेखा हो सकती है। सीधी रेखा भी हो सकती है, वक्र रेखा भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन या कर्व लाइन। चलिए हम रेखा को देखते हैं। ए बी एक रेखा है, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है। इसको हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, ए बी या बी ए बी। यहाँ पर ए बी एक किरण है, इसमें एक अंत बिंदु है, एक प्रारंभ बिंदु है, इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इसको हम ए बी किरण के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जहाँ अंत बिंदु है वहाँ हमें सिंबल में अंत बिंदु डिनोट करना होगा। यह है लाइन और यह है रे यानी किरण, यह है लाइन यानी रेखा। तो हम देखते हैं रेखाखंड ए बी, जिसमें दोनों तरफ अंत बिंदु दिए हुए हैं, यानी इनको इंडलेसली दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ाया जा सकता है। लाइन को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता था, रे को एक डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता था, लेकिन लाइन सेगमेंट जो है, रेखाखंड जो है, इसका डेफिनिट लेंथ होता है, यानी कि इसको दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसका लेंथ डिफिनिट है, जिसके कारण इसको हम प्लेन सरफेस पे डिनोट कर सकते हैं। इसको हम ए बी या बी ए दोनों तरीका से डिनोट कर सकते हैं। हम लाइन को दोनों तरीका से डिनोट कर सकते हैं, रेखाखंड को दोनों तरीका से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन रे को, किरण को हम दोनों तरीका से डिनोट नहीं कर सकते हैं। हमारा यह बिंदु हुआ, बिंदु का समुच्चय एक रेखा बन गया। रेखा दो तरीका का, सीधी रेखा, वक्र रेखा। रेखा में हमने देखा रेखा जिसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं, और एक अंत बिंदु वाले को कहते हैं किरण, और दोनों तरफ अंत बिंदु हो तो उसे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, इसे रेखाखंड कहते हैं। हमने देखा कि लाइन को हम लोग दोनों तरीका से डिनोट कर सकते हैं, किरण को दोनों तरीका से डिनोट नहीं कर सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट को भी दोनों तरीका से डिनोट कर लेते हैं। अब देखते हैं पॉइंट्स के कुछ बारे में, जैसे कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई लाइन है, इस पर कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी, इस पर कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी, और इसके बाहर कुछ पॉइंट ले लिए जैसे ई और एफ। यहाँ पे ए बी सी डी जो पॉइंट है वो लाइन पे है, तो जो एक ही लाइन पे अगर पॉइंट होते हैं तो उन्हें हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, यानी संरेख बिंदु। संरेख बिंदु अगर एक ही लाइन पे नहीं, जैसे ई एफ इस पर नहीं है, तो ये हो जाएंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी असंरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स यानी असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु एक ही लाइन पे नहीं होते हैं। चलिए लाइन के बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। लाइंस, अभी हमने देखा लाइंस के बारे में। जब दो लाइन आपस में कभी नहीं मिले, इनलेसली दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जाए
और कभी ना मिले और दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे समान हो तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं कहते हैं। कहीं कहीं पे समानांतर का भी प्रयोग किया जाता है समांतर के स्थान पर। यदि दो लाइन आपस में मिल जाए तो इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जब दो लाइन मिलते हैं आपस में तो यहाँ पे जैसे एक लाइन L और एक लाइन M। एक बात और, जब हम लाइंस को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं तो एक ही लेटर का प्रयोग करते हैं। जब हम यह लाइन L और यह लाइन M जो कि मिल रहा है O पॉइंट पे वो टकराते हैं यानी आपस में मिलाते हैं, और जो लाइन आपस में मिलता है, जब लाइन L और M आपस में मिलता है किसी खास बिंदु पे मिलता है तो उस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और जब दो लाइन आपस में मिलते हैं तो उसके बीच का कुछ न कुछ कोण का निर्माण होता है। कोण के बारे में अभी हम और विस्तृत जानकारी लेंगे। जब दो लाइन आपस में नहीं मिलते हैं तो पैरेलल लाइंस बनते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी कोण का निर्माण नहीं होता है, अर्थात 0 डिग्री होता है, शून्य कोण होता है। और यहाँ पे जब मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ कोण का निर्माण होता है। कोण के बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे लेंगे। जब दो लाइन आपस में इस प्रकार मिले कि दोनों के बीच में 90 डिग्री बने तो उसे लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस लंबवत रेखाएं कहते हैं। चलिए अब हम कोण के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल देखते हैं। लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन है इसलिए लाइंस का प्रयोग करेंगे, लाइंस। अब अभी तक हमने देखा बिंदु, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, सीधी रेखा, वक्र रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब हम देखेंगे कोण। जब कोई भी किरण या कोई रेखा एक शीर्ष को स्थिर रखकर दूसरे शीर्ष को घुमाती है तो जो फैलाव होता है कोण कहलाता है। दो किरणों के बीच का जो क्षेत्र है कोण का क्षेत्र कहलाता है, एंगुलर रीजन कहलाता है। इसमें जो दो किरण आपस में मिल रहे हैं या फिर दोनों किरण का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसे O यानी शीर्ष कहते हैं। O से डिनोट कर रहे हैं, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, हम O से डिनोट कर इसे शीर्ष कहते हैं। और ये कोण की भुजाएं हैं, इसे हम ऐसे एंगल के रूप में डिनोट करते हैं। नाम रखना, जैसे A रख दिए, यहाँ B रख दिए, AOB। OA और OB दो किरण हैं तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल AOB, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंगल BOA या फिर एंगल O। BOA या AOB या एंगल O, किसी प्रकार से हम इसे कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि कोई रेखा या कोई किरण अपने एक शीर्ष को, एक बिंदु को स्थिर रखकर दूसरे बिंदु को घुमाती है तो ये परिक्रमण का जो माप होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसे ही कोण कहते हैं। या फिर इस प्रकार का है, दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं कोण की परिभाषा है। अब देखते हैं कोण के प्रकार। जब OA एक किरण है और OB एक किरण, OB भी एक किरण है, दोनों एक ही बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु O पर है, जिसके बीच का फैलाव शून्य है, या यूं कहे दोनों का झुकाव शून्य है, झुकाव दोनों का परिक्रमण शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो इस स्थिति में बिंदु O पर जो इसका शीर्ष है 0 डिग्री का कोण बनता है। बिंदु O पर जो कि इसका शीर्ष है 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 अंश का, शून्य अंश का कोण बनता है, जिसे हम 0 एंगल या शून्य कोण कहते हैं।
और यही फैलाव इस प्रकार हो कि जब उसका मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के अंदर हो। जैसे मान लीजिए ओ ए और ओ बी किरण है जिसके बीच का मैग्नीट्यूड प्रवण का माप ये 60 डिग्री है, तो जो कि 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच का होगा 60 डिग्री, तो इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे यानी न्यून कोण कहेंगे। यही मान जब ओ एक किरण है, ओ भी एक किरण है, ओ एक किरण है, और यही मान जब इस प्रकार हो दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम समकोण यानी राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल यानी समकोण कहेंगे। जब यही मान 90 डिग्री से बढ़कर और 180 डिग्री से कम रहे, मान लिए यह 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहेंगे। अब जब यही मान इस प्रकार किरण हो कि किरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाए, जैसे ओ ए और ओ बी एक दूसरे के विपरीत में हो जाए, यानी एक प्रकार का लाइन का निर्माण कर दे जो ओ बिंदु पर कोण बनाए, तो यहाँ पे 180 डिग्री मेजरमेंट हो, तब इसे सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसे हम यह भी देखते हैं कि एक लाइन के एक तरफ का जितना भी कोण बनेगा सभी 180 डिग्री होंगे। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब आगे देखते हैं सरल कोण के बाद पुनरावृत्त कोण। जब किसी दो किरणों के बीच परिक्रमण करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड, उसका माप इस प्रकार हो कि वह 180 डिग्री से ज़्यादा दिखे, या 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में उसे हम पुनरावृत्त कोण या बृहत कोण या पलट कोण कहते हैं। इंग्लिश में उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। पुनरावृत्त कोण, बृहत कोण या पलट कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल को कहीं कहीं पे सरल कोण और हिंदी में ऋजु कोण भी लिखा रहता है। अब देखते हैं कि यदि कोई कोण इस प्रकार एक किरण दूसरे किरण पर इस प्रकार परिक्रमण करे कि परिक्रमण करने के बाद फिर उसी पोजीशन पर आ जाए, तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। और इस स्थिति में वहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है और उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी कि पूर्ण कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण कहते हैं। अभी हमने देखा कि जब किसी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री हो तो उसे जीरो एंगल यानी शून्य कोण कहते हैं। जब किसी एंगल के मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जब किसी एंगल का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट 90 डिग्री हो तो उसे समकोण या राइट एंगल कहते हैं। जब 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। वहीं जब 180 डिग्री हो तो उसे स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। वहीं जब रिफ्लेक्स एंगल हो यानी 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनरावृत्त कोण या बृहत कोण या पलट कोण के नाम से जानते हैं। और यही मेजरमेंट जब 360 डिग्री हो तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। इससे भी एक तथ्य प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ देखा हमने सरल कोण के पास कि एक लाइन के एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे वो सभी 180 डिग्री होंगे किसी खास बिंदु पर। देखिए किसी खास बिंदु के चारों तरफ अगर पूरा कोण बनता है तो वो पूरा 360 डिग्री होगा। यहाँ पूर्ण कोण के साथ हम देखते हैं। अब दो कोण और देखते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, समपूरक कोण को ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। जैसे यदि कोई दो एंगल है, एक्स और वाई, मेजरमेंट उसका 90 डिग्री है, तो ऐसे दो एंगल को हम लोग पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यह दोनों आपस में
कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यदि 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट निकालना रहे यानी पूरक कोण निकालना रहे तो हम 90 डिग्री से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 30 डिग्री का पूरक यानी कि कम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री निकल जाएगा। इसी प्रकार जब दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी ऋजु पूरक कोण या समपूरक कोण या परिपूरक कोण कहते हैं। इसका जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो और विस्तृत जानकारी देंगे। इस प्रकार हमने देखा 0 डिग्री वैल्यू हो तो 0 एंगल यानी शून्य कोण और जब वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। जब वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। जब वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। जब वैल्यू 180 डिग्री रहे उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं यानी सरल कोण या ऋजु कोण। जब 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं यानी पुनरुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। जब वैल्यू 360 डिग्री हो तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं यानी पूर्ण कोण कहते हैं। 0 डिग्री वैल्यू हो तो 0 एंगल शून्य कोण, 0 से बड़ा 90 से छोटा तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री तो राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा तो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, 180 डिग्री तो सरल कोण यानी ऋजु कोण, 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल पुनरुक्त कोण, 360 डिग्री हो तो कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण कहते हैं। साथ ही जब दो एंगल को आपस में जोड़ते हैं तो बनता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। और इसका सम जो होता है 90 डिग्री होता है, जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि ऋजु पूरक कोण या समपूरक कोण, इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। अब आगे देखते हैं। जब दो लाइन आपस में मिलते हैं जिन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं तो हमने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं के बाद 4 कोण का निर्माण होता है। मान ली एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 3 साथ ही एंगल 2 और एंगल 4 को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। साथ ही एंगल 1 और एंगल 2 जो कि एक लाइन के एक ही तरफ है इसे एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण कहेंगे। यहाँ एंगल 1 एंगल 3 के वैल्यू के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के वैल्यू के बराबर होगा। और जो एडजेसेंट एंगल है लिनियर पेयर का निर्माण कर रहा है। और लिनियर पेयर में हम जानते हैं कि किसी भी लाइन, मान ली कि ए बी एक लाइन है जिसके ओ पॉइंट पे एक रे है ओ सी, तो यहाँ पे तो एंगल का निर्माण हो रहा है तो लिनियर पेयर यानी रैखिक युग्म से या दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। सेम वही कंडीशन से यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो कि एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक उसी तरह एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। साथ ही एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। या एंगल 4 और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और इस सभी में यहाँ पे जो O एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट O पर 4 कोण का निर्माण होगा।
चार कोण का निर्माण हो या जितना भी कोण का निर्माण हो, हमने 360 डिग्री यानी पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल के डिफिनीशन के समय आपको बताया है कि एक बिंदु पर जितने भी एंगल बने सबका सम 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पर जितने भी कोण बने सबका सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पे हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण जो कि आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखा हमने एडजेसेंट एंगल्स जिसमें एक आर्म कॉमन होता है। यहाँ पे एक लाइन है एल और ये इसको मान लीजिए एम जो कि ओ बिंदु पर है टच कर रहा, तो यहाँ एल पर यहाँ पे ओ एम जो है, अगर ओ एम यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे ओ एम एक कॉमन आर्म है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का निर्माण हो रहा है। एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण, और आसन कोण के बाकी जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ रेखाएं उभयनिष्ठ किरण नहीं है, वो अगर विपरीत दिशा में हो तब यह लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म का निर्माण करता है, जिसका कि दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। अब हम देखेंगे कि जब कोई एक लाइन दो लाइन को काटता है, यानी फिर इस प्रकार कि जब कोई एक लाइन दो समांतर रेखाओं को काटता है तो उस कंडीशन में कितने एंगल बनते हैं और उनका संबंध आपस में कैसा होता है। अभी हमने देखा था कि जब दो रेखाएं आपस में नहीं मिलते हैं और उनके बीच की दूरी हर जगह पे समान होती है और एक कोई रेखा इसको काट दे तो उसे, जब कोई दो रेखा एल और एम आपस में कभी नहीं मिलते हैं, समांतर रेखाएं होते हैं, तो और तीसरी कोई रेखा उसे काट दे तो उसे तिर्यक रेखाएं कहते हैं। तिर्यक रेखाएं के कारण यहाँ पे 4 और 4 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 बाह्य कोण कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, अंतर कोण। अब एंगल 1 और एंगल 5 यह साथ ही एंगल 4, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 जो कि आपस में बराबर होंगे, यह संगत कोण कहलाएंगे यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। साथ ही एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होंगे, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होंगे जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। साथ ही यह जो 4 5 और 3 6 का जो पेयर है, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, यह जो पेयर है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यानी क्रमागत अंतर कोण कहलाएंगे, जिनका सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। यही 3 कंडीशन को हम ध्यान में रखेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे पैरेलल लाइन से रिलेटेड। जब पैरेलल लाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। अब हम देखते हैं बंद चित्र, खुला चित्र, साधारण बंद चित्र, जिसमें आगे बढ़ेंगे बहुभुज के बारे में और उसके फिर प्रकार देखेंगे। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इस सभी चित्र को ध्यान से देखें। इसका प्रारंभ बिंदु यहाँ है, अंत बिंदु यहाँ है, जो कि आपस में नहीं मिला है। प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु जब अलग हो, जब आपस में ना मिले तो उसे हम खुला चित्र कहते हैं, ओपन फिगर। और जब प्रारंभ बिंदु अंत बिंदु जब आपस में मिल जाए, जैसे इन चित्रों में है, तो इसे बंद चित्र कहते हैं यानी क्लोज्ड फिगर। और उस क्लोज्ड फिगर में जब कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं हो, प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं हो, जैसे यहाँ पे लाइन आपस में कट गया, यहाँ पे लाइन कट गया, अंत बिंदु और प्रारंभ बिंदु के मिलने से पहले कटिंग है, कट गया, तो वहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया,
इंटरसेक्ट हो गया, और इसमें देखें तो इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, यानी अंत बिंदु प्रारंभ बिंदु आकर मिलते तो है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसे सिंपल क्लोज्ड फिगर कहेंगे, साधारण बंद चित्र कहेंगे, सिंपल क्लोज्ड फिगर, साधारण बंद चित्र। और इसी को लेकर आगे बढ़ना है। ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर, ये भी एक क्लोज्ड फिगर ही है, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, जिसके कारण इसे सिंपल क्लोज्ड फिगर कहेंगे। और सिंपल क्लोज्ड फिगर में ही आगे देखते हैं, जब सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 भुजाएं हो या 3 से ज़्यादा भुजाएं हो तो उसे हम बहुभुज यानी पॉलीगन कहते हैं। उसमें 3 भुजाएं वाले को ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 भुजाओं वाले को पेंटागन यानी पंचभुज कहते हैं। इसी तरह आगे 6 भुजाएं हैं तो षटभुज, 7 भुजाएं है तो सप्तभुज यानी हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, इस तरह आगे हम बढ़ते जाते हैं। वैसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे 3 भुजाएं वाले यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें तीनों साइड, तीनों एंगल आपस में बराबर है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। साथ ही वर्ग, स्क्वायर, ए बी सी डी, माने ये चारों साइड बराबर है और चारों एंगल भी आपस में बराबर है, तो यह एक स्क्वायर बनेगा। और स्क्वायर जो है सो एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। रेगुलर पॉलीगन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इरेगुलर पॉलीगन में सभी भुजाएं आपस में, सभी कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। अभी हम चलते हैं ट्रायंगल का विस्तृत जानकारी लेते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, 3 भुजाएं वाले सिंपल क्लोज्ड फिगर, यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो, उसे त्रिभुज कहते हैं, जिसे हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के रूप में भी दर्शा सकते हैं। यदि कोई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ले ले, एक कॉलिनियर पॉइंट्स, एक कॉलिनियर पॉइंट्स लाइन पे है, पॉइंट्स तो कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, और एक पॉइंट ऐसा जो उस लाइन पे नहीं हो, ए बी सी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेते हैं और जब इसको आपस में मिलाते हैं तो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर यानी एक पॉलीगन का निर्माण होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो इसे हम त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। या फिर साधारण शब्दों में हम कह सके कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसमें जैसे यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, इसमें ए बी सी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं। यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे इसका साइड ए बी है, फिर बी सी है और सी ए है। हम यहाँ पे इसको ए बी साइड कहेंगे या बी ए साइड भी कह सकते हैं, इसको बी सी साइड कहेंगे या सी बी साइड भी कह सकते हैं, इसको ए सी साइड या सी ए साइड भी कह सकते हैं। या फिर स्मॉल लेटर से डिनोट करें, जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है कि लाइन को हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। जब लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं तो हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सी है तो इसके सामने लिख देंगे स्मॉल सी, यहाँ पे बी, एंगल बी के सामने है तो स्मॉल बी से डिनोट कर देंगे ए सी को। एंगल ए के सामने यहाँ पर एंगल ए से, एंगल ए के सामने जो साइड है बी सी, इसको स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे। उसी तरह हम स्मॉल ए से बी सी को, स्मॉल बी से सी ए को और स्मॉल सी से ए बी को डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको डिनोट कर देंगे। आइए इसका और डिटेल देखते हैं। अभी ABC एक ट्रायंगल है जिसमें वर्टेक्स हैं A, B और C। एंगल है एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल A को हम लिख सकते हैं एंगल BAC या एंगल CAB। ठीक उसी तरह एंगल B को हम लिख सकते हैं ABC या CBA। ठीक उसी तरह एंगल C को लिख सकते हैं एंगल ACB या फिर एंगल BCA। इस ट्रायंगल ABC में ABC 3 वर्टेक्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C 3 एंगल है और साइड है AB, BC और CA। AB साइड को हम BA भी कह सकते हैं या स्मॉल लेटर C से डिनोट करके C भी कह सकते हैं। BC को हम CB भी कह सकते हैं या फिर
स्मॉल लेटर ए से डिनोट करके ए भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सी ए को क्या कहेंगे आप लोग कमेंट कीजिए। सी ए को हम लोग ए सी भी कर सकते हैं या स्मॉल लेटर बी से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर 6 मेन एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, 3 एंगल और 3 साइड। अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को हम एंगल के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर भी हम इसे 3 भागों में ही बांटते हैं, जो कि होता है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, और स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। अब उनका हम देखते हैं डिटेल। साइड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी के और सी ए के यानी तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जब कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, ए बी सी, जब कोई 2 भुजा, मान लिए कि ए बी और सी आपस में बराबर है, तो इस स्थिति में यहाँ आइसोसेल्स ट्रायंगल का निर्माण होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। और जब कभी तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ के हो, अलग अलग लंबाई के हो, यानी कोई भी भुजा दूसरे भुजा के बराबर नहीं हो, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे जब तीनों साइड आपस में बराबर है तो हम जान लेते हैं कि तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे जब 2 साइड आपस में बराबर है तो इसके सामने वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पे तीनों कोण अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे। साथ ही एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जान लेते हैं कि तीनों एंगल को जोड़ने पर, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो उस स्थिति में इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। अब देखते हैं एंगल के आधार पर त्रिभुज के भेद। एंगल्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद। जब तीनों एंगल त्रिभुज का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो यानी न्यून कोण हो, तो उस ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी एक्यूट ट्रायंगल। इसे हम न्यून कोण त्रिभुज या न्यून त्रिभुज भी कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज या न्यून त्रिभुज। और जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब ट्रायंगल में किसी एक एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में ऐसे ट्रायंगल को हम अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होने पर यह ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। 90 डिग्री होने पर यह ट्रायंगल समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेल्स हो यानी यह दोनों साइड आपस में जब बराबर हो, उस स्थिति में
यह दोनों कोण भी बराबर होंगे और यह दोनों 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री होंगे। चूंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने देखा है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने पर सम 180 डिग्री यानी 180 डिग्री आता है। तो एक 90 डिग्री है और यह दोनों इक्वल है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ना राइट एंगल हो सकता है और ना ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। अब देखते हैं त्रिभुज का ही एक भाग, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल्स। किसी भी त्रिभुज के जब एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो बाहर में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, यह बहिष्कोण कहलाता है। और इसका मान अंदर वाले दोनों कोण के सम के बराबर होता है। अंदर वाले दोनों कोण इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर यह 50 डिग्री है, यह 70 डिग्री है, तो यह 120 डिग्री हो जाएगा। बाह्य कोण जो होता है अंदर वाले दोनों कोण के सम के बराबर होता है। त्रिभुज के बारे में और विस्तृत जानकारी जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अब देखते हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। वैसा पॉलीगन जिसमें 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स हैं, 4 शीर्ष है। और यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इसके 4 कोण हुए। यहाँ ए बी सी और डी इस चतुर्भुज के, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 शीर्ष हैं, 4 वर्टेक्स हैं। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हैं 4 कोण। बी सी, ए बी, डी ए और सी डी इसकी 4 भुजाएं हैं। जब हम अपोजिट वर्टेक्स को यानी कि विपरीत, सम्मुख, सामने वाले शीर्ष को मिलाते हैं तो हमें डायगोनल की प्राप्ति होती है। यानी एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं और कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो होता है इस क्वाड्रिलेटरल को 2 त्रिभुज में बांटता है। इस प्रकार हम देखें कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 भुजाएं हैं, जिसमें 4 शीर्ष और 4 एंगल और 4 भुजाएं हैं। साथ ही 2 विकर्ण हैं, 2 डायगोनल है। विकर्ण, डायगोनल यानी विकर्ण। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रकार। क्वाड्रिलेटरल का प्रकार देखें उससे पहले हम 2 टर्म आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यानी उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 180 डिग्री से छोटे हो यानी स्ट्रेट एंगल से छोटे हो तो उसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और साथ ही जब 180 डिग्री से बड़ा हो, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पर यह जो एंगल बना है इसमें 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 है, इसमें भी ए बी सी डी और 4 कोण भी है। ये सभी कोण देखने से पता चल रहा है 180 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल डी जो है 180 डिग्री से बना है यानी कि रिफ्लेक्स कोण है, यानी पुनरुक्त कोण है, प्रतिवर्ती कोण है जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। तो इस प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल होंगे उन्हें हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल यानी अवतल चतुर्भुज कहेंगे। इसे उत्तल चतुर्भुज कहेंगे, इसे अवतल चतुर्भुज कहेंगे। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के प्रकार। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो और आपस में बराबर भी हो तो वैसे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाते हैं यानी समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं यानी पैरेललोग्राम कहलाते हैं, पैरेललोग्राम कहलाते हैं। और जब पैरेललोग्राम में सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए और जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों कोण को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है।
जैसे त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है, उसी तरह चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है। तो जब समांतर चतुर्भुज की चारों कोण 90-90-90 डिग्री हो जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। जब कोई समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण तो हो ही, साथ ही एक गुण बढ़ जाए क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाते हैं, यानी रोम्बस कहलाते हैं। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। जैसे समांतर चतुर्भुज के सभी कोण यदि समकोण हो गए तो आयत बनते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री अगर मान लिया जाए तो वो वर्ग बन जाएगा, यानी स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग। यहाँ पे इसके चारों भुजाएं तो बराबर हैं ही, चारों कोण भी बराबर है जो कि 90-90-90-90 डिग्री है। आयत में और वर्ग में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। और रोम्बस का एक प्रॉपर्टीज होता है कि यह डायगोनल जो है आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होता है। उस स्थिति में यहाँ पर स्क्वायर के डायगोनल आपस में बराबर तो हैं ही, साथ ही 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब देखते हैं कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में मात्र एक पेयर पैरेलल हो, जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और CD आपस में पैरेलल है और यह दोनों नॉन पैरेलल है, यानी समांतर नहीं है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जब नॉन पैरेलल साइड आपस में बराबर हो तो उसे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं, यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और उस स्थिति में उसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, यानी ट्रेपेजियम के डायगोनल कब बराबर होंगे? जब उसके नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का ही एक भाग है काइट, जिसके दो जोड़े एडजेसेंट साइड्स के आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए कि यह साइड इसके बराबर है और यह साइड इसके बराबर है। दो जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, दो जोड़ा एडजेसेंट साइड्स के यानी बगल वाले आसन्न भुजाएं के, ये भी आसन्न भुजाएं हैं लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। मात्र दो जोड़ा, यह जोड़ा और यह जोड़ा, यह पेयर और यह पेयर आपस में जब बराबर हो तो इसे काइट कहते हैं, यानी पतंग, काइट। और काइट में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री पे विभक्त करते हैं, यानी कि यहाँ पे डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल का विस्तृत जानकारी हम इसके चैप्टर में आपको बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम ज्योमेट्री का जो क्लास अभी ले रहे हैं इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके आगे का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है इसको बार बार देखें और रिवीजन करें ताकि आपके दिमाग में यह सभी बिंदुएं रहें, सभी पॉइंट्स रहें और आप इसे याद करते रहें, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। साथ ही जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी बुक में एक्सरसाइज है उसको आप आसानी से बना पाइएगा। साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और लाइक कमेंट कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इसी तरह लाभकारी कार्य आपके सभी के लिए करते रहें। धन्यवाद।